हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 8 का 3 लेकर आए हुए हैं, जो कि है सूत्रों की उत्पत्ति करना। अगले क्लास में यानी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देखे थे बाबू सूत्रों की जांच करना। आप पहला लेक्चर्स में देखे थे सूत्रों की एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने का तरीका। लेकिन आज के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर्स होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूत्रों की जांच कर, सूत्रों की उत्पत्ति करना। यानी जैसे कोई भी फार्मूला, जैसे किनेटिक एनर्जी बराबर होता है बाबू 1/2 mv² होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर होता है। और इस फार्मूला को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनल हिसाब से, प्रूव करने का तरीका भी बताएंगे। और यह तरीका आपको सूत्रों की उत्पत्ति करना के अंतर्गत ही आता है। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि सबसे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट को याद करने के लिए आप लोग को न्यूमेरिकल अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, तभी आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको दिमाग में एनी टाइम बना रहेगा। अगर न्यूमेरिकल उस पर नहीं बनाते हैं तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप पढ़िएगा तुरंत भूल जाइएगा। अगर इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक से एकाल बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपको हमेशा के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ के टीचर्स को हम देखे हैं कि अधिकतर लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही पढ़ाकर ही भुलवा देते हैं लड़के को। तो आप भूलने का प्रयास मत कीजिए बाबू, आप लोग साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी कीजिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और बाबू हम तो आपको 30 साल में जितने भी नीट और IIT में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनका भी हम लोग एक वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सूत्रों की उत्पत्ति करना। अगला कंसेप्ट रहेगा बाबू सूत्रों की उत्पत्ति करना। सूत्रों के उत्पत्ति करना, उत्पत्ति करना यानी डेरिवेशंस फार्मूला। अब सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हम कर सकते हैं बाबू? जैसे इस पर 2-3 सवाल हम करेंगे ना, तो आप लोग को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इसका कोई प्रकार की फार्मूला नहीं होता है सूत्रों की उत्पत्ति करने का। यह डायमेंशनली हिसाब से ही हम सूत्रों को ड्राइव करते हैं। तो देखिए बाबू, 1-2 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, तो पहला क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछता है बाबू, यदि किसी गतिमान कण के द्रव्यमान, इस तरह क्वेश्चंस रहता है, यदि किसी गतिमान कण के द्रव्यमान, गतिमान कण के द्रव्यमान, यदि किसी गतिमान कण के द्रव्यमान m तथा वेग v और घनत्व रो पर निर्भर करे, तो घनत्व रो पर निर्भर करे तो गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालें। गतिज ऊर्जा के सूत्रों के उत्पत्ति करें। इस तरीके का अगर सवाल रहे, यदि किसी गतिमान कण के द्रव्यमान, मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल्स है और उस पार्टिकल्स चारों दिशाओं में रोटेट करे, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, यहाँ पर m है, और उसका वेलोसिटी होगा, यानी किस वेग से चलता है, और कोई ना कोई सबस्टांस पर जरूर डिपेंड करता होगा, यानी घनत्व रो पर निर्भर करे तो गतिज ऊर्जा के सूत्रों की उत्पत्ति करें। यानी उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, ड्राइव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ड्राइव करने का तरीका बाबू सीखेंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ पर गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं बाबू किनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बाबू? किनेटिक एनर्जी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह क्या चीज़ पर डिपेंड करते हैं? यहाँ पर मास पर डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है, उसके बाद घनत्व और रो पर निर्भर करता है। यहाँ पर बताइए कोई डाउट? अब देखिए बाबू, यहाँ पर किनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जब भी हटाते हैं तो यह ऐसा साइन है
कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देकर ही हटता है। उसी तरह जिस तरह अभिमन्यु सर के पास आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने के बाद आप लोग नॉलेज लेकर ही निकलिएगा। उसी तरह यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि यह साइन जब भी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर देकर ही हटेगा, ऐसे नहीं हट सकता है। जैसे आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मेरे पास से नॉलेज लेकर ही हट सकते हैं, ऐसे नहीं हट सकते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा बाबू, एक्स। चाहे यहाँ पर मान लेते हैं बाबू एक्स नहीं मानिएगा तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक्स से मान लीजिए जो डाटा पहले माने थे वही मान लेते हैं, एक्स और एम और यहाँ पर भी और यहाँ पर रो घनत्व, इस तरह लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट। क्या मान लेंगे बाबू, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बाबू यहाँ पर इसके पावर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ इसको पावर मानना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर पावर ए मान लेंगे, यहाँ पर बी मान लेंगे, यहाँ पर 3 सी मान लेंगे। ऐसे करके मान सकते हैं कि नहीं। और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर। अब लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर अब दोनों तरफ बीमा को अगर हम बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर किनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर किनेटिक एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो हट गया। यहाँ पर एक्स एम ए और भी बी और यहाँ पर रो सी, ऐसे है। तो यहाँ पर किनेटिक एनर्जी का बीमा क्या होता है, किनेटिक एनर्जी बराबर होता है बाबू, यहाँ पर फार्मूला जानते होंगे, के ई किनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², इतना होता है। और इसका न तो यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है, लेकिन मास का डायमेंशंस भी होता है, यूनिट भी होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशंस भी होता है, यूनिट भी होता है। तो यहाँ पर मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी की बीमा क्या हो जाएगा बाबू, LT⁻⁻1, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पर ml² T कितना हो जाएगा, -2। यानी दुनिया में कोई प्रकार की एनर्जी हो, किनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हो, सभी का डायमेंशंस आपका होता है ml²T-2। क्लियर। अब देखिए बाबू यहाँ पर किनेटिक एनर्जी के जगह पर किनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख देते हैं ml²T⁻²। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर m का डायमेंशन क्या होता है, m में होता है a, और वेग v का डायमेंशन क्या होता है, LT⁻⁻1 बी, और रो घनत्व का डायमेंशन क्या होता है, रो का क्या होता है बाबू, यहाँ पर m l पावर क्या -3, और यहाँ पर क्या मान लेंगे c। यहाँ तक बताइए कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर m यहाँ पर कुछ नहीं था पावर 1 मानेंगे l² T⁻⁻2, और यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर m है तो यहाँ पर m, और यहाँ पर a है तो a, और यहाँ पर क्या है बाबू, m के पावर c है तो यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा गुणे, फिर यहाँ पर l, और यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, l का पावर 3 है, 3 में c -3 में c से गुणा करेंगे तो -3c, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर t के पावर कितना है बाबू, -b है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -b। ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू यहाँ पर m के पावर a है और यहाँ पर m के पावर c है, तो गुणा में रहता है तो पावर को हमेशा जोड़ा जाता है, तो a प्लस क्या हो जाएगा c, उसके बाद गुणा का साइन देंगे। अब l की बात है तो l के पावर यहाँ पर b है तब b लिखेंगे, और यहाँ पर l के पावर यहाँ पर -3 है, और -3 से c से गुणा करेंगे तो -3c हो जाएगा, उसके बाद गुणे, उसके बाद क्या बचा, t बचा, t के पावर कितना है, -1 है, और -1 में b से गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमको निकाल लेना है a और b का बीमा निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पर t के पावर -b है और यहाँ पर t के पावर कितना है, -2 है। तो पहले इससे यहाँ पर b का वैल्यू निकल जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, b का। तो यानी -b बराबर यहाँ पर t के वैल्यू कितना है, -2, तो 2 से 2 के यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पर b का वैल्यू निकल गया, अब निकालना पड़ेगा c का वैल्यू।
तो देखिए बाबू यहाँ पर l के पावर कितना है, यहाँ पर b माइनस 3c और यहाँ पर l का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, b का वैल्यू कितना है 2 माइनस 3c बराबर यहाँ पर 2। अब 3c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर यहाँ पर 0/3 बराबर कितना 0। c का वैल्यू आ गया। अब निकालना है a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर a प्लस c बराबर यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर बताइए b का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 0 और बराबर यहाँ पर 1, तो a का वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a b तथा c के मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यही ना है बाबू, किनेटिक एनर्जी E बराबर यहाँ पर x m a और यहाँ पर v b और रो यहाँ पर क्या है c, ऐसा ही ना है। तो देखिए अब यहाँ पर किनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर x कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो x के जगह पर कितना लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पर 1/2 एक फार्मूला को रिस्पेक्ट में लाने के लिए। यहाँ पर a और a का वैल्यू कितना है बाबू, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 और v और b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर 2 और रो का वैल्यू कितना है बाबू 0, यानी c का वैल्यू कितना है 0। अब इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर किनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 mv²। यह आपका सूत्र हो गया कि नहीं, यह किसका सूत्र होता है बाबू, गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का। किसका सूत्र होता है बाबू, गतिज ऊर्जा का। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग को दोस्तों हम समझाए हुए हैं, ताकि एक एक स्टेप भी आप लोग को समझ में आ पाए। बाबू इतना बात तो 100% परफेक्ट है कि अगर हमारे पास पढ़ने के बाद भी फिजिक्स नहीं सीखे ना, तो किसी के औकात नहीं कि आपको फिजिक्स सिखा दे। कैसे कि हम पढ़ाते हैं बहुत स्लो और जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से हायर लेवल तक, क्योंकि आने वाले समय में भी आप बड़े बड़े एग्जाम में भी बैठे तो कोई प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब चलिए इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ तक तो कोई प्रकार की डाउट नहीं हुआ होगा। अब नोट कर लीजिए, अब अगले क्वेश्चंस पर हम चलेंगे, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट तो हो गया, इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब अगर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कुछ अलग टाइप के सवाल रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं मार्कर है, मार्कर को h ऊंचाई से हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, चाहे ऊपर से हम गिरा देते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जिस ऊंचाई से फेंकते हैं तो इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा और इसका कुछ गुरुत्वीय त्वरण भी होगा। तो यानी गुरुत्वीय त्वरण और एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अंतिम वेग का सूत्र क्या होगा, यानी कितने वेग से नीचे की तरफ आएगा। ऐसे बेस्ट सवाल रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर h ऊंचाई से गिरने वाले किसी कण का अंतिम वेग, h ऊंचाई से गिरने वाले किसी कण का अंतिम वेग, h ऊंचाई से गिरने वाले किसी कण का अंतिम वेग h ऊंचाई से गिरने वाले किसी कण का अंतिम वेग और इसकी ऊंचाई h तथा गुरुत्वीय त्वरण g एवं
द्रव्यमान m पर निर्भर करे तो अंतिम वेग के सूत्र निकालें। अंतिम वेग के सूत्र निकालें, यानी अंतिम वेग का सूत्र निकालें। अब अंतिम वेग का हम सूत्र कैसे निकालेंगे? तो बाबू यहाँ पर अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mgh इतना होता है, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है और ऊंचाई h पर भी निर्भर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर x आएगा mgh, यहाँ पर a मानेंगे, b मानेंगे, यहाँ पर c मानेंगे, इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट। क्लियर? अब लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर, और दोनों साइड में हम क्या करेंगे? बीमा को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर v बराबर आया हुआ है x m a g b और यहाँ पर h c, और वेलोसिटी का बीमा क्या होता है? LT पावर क्या होता है? -1, और यहाँ पर am जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर a b c के रिस्पेक्ट में आपको डायमेंशन चाहिए, तीनों के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो यहाँ पर m के पावर 0 बैठा देते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 अगर वैल्यू रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे अगर x और m का डायमेंशन m और यहाँ पर a है तो a, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? LT पावर -2, यहाँ पर b है तो b, और ऊंचाई क्या होता है? एक लेंथ होता है, तो यहाँ पर c है तो c। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? m पावर 0 l और t पावर -1 बराबर यहाँ पर x और m पावर a गुणे l, और l के पावर कितना है? b, और यहाँ पर कितना है? c, तो b प्लस c, और यहाँ पर t, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? -2b। इतना हो सकता है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? अब यहाँ पर a के वैल्यू यहाँ पर कितना है? 0, m के पावर यहाँ पर a के वैल्यू यहाँ पर कितना है? 0 है, तो यहाँ पर a के वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -2b बराबर यहाँ पर t के पावर -2b बराबर यहाँ पर कितना है बाबू? -1 है, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? अब यहाँ पर l की हम बात करते हैं, यानी b प्लस c बराबर यहाँ पर l के पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और b के वैल्यू कितना है? 1/2, और c के वैल्यू आपको निकालना है बराबर यहाँ पर 1, तो c बराबर 1 - 1/2 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 1 बराबर 1/2। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया कि a का वैल्यू निकल गया, b का निकल गया, अब किसका निकल गया? c का निकल गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, अब लिखेंगे समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? यही न है बाबू, v बराबर x m a g b और h पावर c। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर m, a का वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ पर 0, और g, अब b के वैल्यू कितना है? 1/2, तो 1/2, और h यानी c का वैल्यू कितना है? 1/2, तो 1/2। ऐसे करके मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक काम करेंगे, v बराबर यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ पर g पावर 1/2 है, और पावर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर GH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? GH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? GH हो जाएगा, GH। ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर v बराबर, अब यहाँ पर स्क्वायर को हम हटाएंगे, यहाँ पर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x के वैल्यू यहाँ पर कुछ कांस्टेंट मान लेंगे 2gh, तो यहाँ पर अंतिम वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? v² बराबर 2gh। यहाँ तक बताइए क्लियर? ये सभी लोग को समझ में आ गया? यानी अंतिम वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? v² बराबर 2gh। ये अब फार्मूला हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर x कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 मान लेंगे अपने मन से, और यहाँ पर g है, और यहाँ पर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर यानी v² बराबर क्या हो जाएगा? 2gh। ये सभी लोगों को समझ में आ गया?
इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन से यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको भी कर लेंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ये लास्ट क्वेश्चन से सूत्रों की उत्पत्ति करने पे बेस्ड, जो कि आवर्तकाल पर बेस्ड होगा यह क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 सवाल किस तरह हो सकता है। अब यहाँ पर इस तरह सवाल पूछ सकता है बाबू, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम बोला जाता है इसको, सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल और उसकी लंबाई L, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल तथा उसकी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G एवं द्रव्यमान M पर निर्भर करे तो, द्रव्यमान M पर निर्भर करे तो, द्रव्यमान M पर निर्भर करे तो आवर्तकाल का सूत्र निकालें। आवर्तकाल का सूत्र निकालें। यानी आवर्तकाल का सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बाबू यहाँ पर आवर्तकाल को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम पीरियड T बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर कोई चीज़ को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है, M G और यहाँ पर L, AM GH, यहाँ पर L तो यहाँ पर L लिख देंगे, MGL ऐसे लिख सकते हैं। और इसको साइन को जब भी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर x मान लेंगे, चाहे यहाँ पर CA मान लीजिए कांस्टेंट। अब यहाँ पर AMGL हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ पर पावर A मान लेंगे B और यहाँ पर C इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। कोई डाउट। अब लिखेंगे दोनों तरफ विमा को बराबर करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर। अब यहाँ पर दोनों तरह में हम बीमा को बराबर करेंगे तो टाइम पीरियड का बीमा क्या होता है, टाइम में पीरियड होता है, कुछ नहीं होता है बाबू। तो यहाँ पर A B C के फॉर्म में हमको लिखना है, तो यहाँ पर T बराबर CMA GB और यहाँ पर L के पावर कितना C, और टाइम पीरियड यहाँ पर M L पावर 0 और T पावर कितना 1, ऐसे मान सकते हैं। अब यहाँ पर C और M का डायमेंशन M अब पावर A, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है LT पावर -2 अब पावर B, और यहाँ पर लंबाई का क्या होता है L अब पावर कितना C। कोई डाउट। यानी यहाँ पर A B C तीनों के रिस्पेक्ट में लाना है, तो यहाँ पर दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 उसका वैल्यू क्या होता है बाबू 1 होता है, तो M0 L0 लिख लेंगे। और टाइम पीरियड के T इसके पावर कुछ नहीं तो क्या बाबू 1 है, और C और M पावर कितना M, यानी M का डायमेंशन M होता है, और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर G का भी, यहाँ पर G का तो बीमा कितना होता है बाबू LT पावर -2 पावर B, और यहाँ पर लंबाई का क्या होता है L पावर कितना C। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको पता लगता होगा M पावर 0 L0 और T के पावर 1 बराबर यहाँ पर C और M, और यहाँ पे A है तो यहाँ पर A लिखेंगे। अब यहाँ पर L के पावर यहाँ पर कितना है B, और यहाँ पर कितना है C, तो यहाँ पर B + C और गुणे यहाँ पर T और पावर यहाँ पर कितना है -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2B। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अब निकालेंगे A B C का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका पावर A है और इसका पावर 0 है M पर, और यहाँ पर M पावर कितना है A, तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर -2B
बराबर यहाँ पर इसका वैल्यू टी के पावर माइनस 2 भी है और टी के पावर कितना है 1 है, तब b बराबर कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। अगर मान लेते हैं यहाँ पर b का वैल्यू निकल गया, अब c का निकालेंगे यानी b + c, और यहाँ पर l के पावर कितना है 0 तो 0। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना है -1/2 और c का वैल्यू कुछ नहीं है, c का वैल्यू कितना आया हुआ है, निकालना है आपको। तो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर c बराबर यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में a b c के मान रखने पर। अब यहाँ पर लिख लेंगे बाबू समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर। यहाँ पर समीकरण 1 क्या है बाबू, यहाँ पर t बराबर टाइम पीरियड बराबर क्या है c m a g b और यहाँ पर l के पावर क्या है c। अब c और यहाँ पर m और a का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया है 0 तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर g और b का वैल्यू कितना दिया है -1/2 और यहाँ पर l c का वैल्यू कितना दिया है 1/2। क्लियर। अब देखिए बाबू यहाँ पर टाइम पीरियड बराबर, अब यहाँ पर टाइम पीरियड t बराबर, अब यहाँ पर c है तो यहाँ पर c रखने देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, अगर नीचे हम भेजेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बाबू प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर l बाटा यहाँ पर g है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब t बराबर यहाँ पर c, अब यहाँ पर एक काम करेंगे रूट लगा देंगे कि 1/2 क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पर रूट l बटा कितना हो जाएगा g हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सवाल में कितना आ जाएगा टाइम पीरियड बराबर t बराबर यहाँ पर c और रूट अंडर l बटा कितना आ गया g, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर t बराबर एक काम करेंगे बाबू, यहाँ पर c की कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो c के जगह पर कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पर टाइम पीरियड का सूत्र आ जाए। तो यहाँ पर t के जगह c के जगह पर यहाँ पर 2 पाई रख सकते हैं, 2 पाई रूट अंडर l बटा g, यानी टाइम पीरियड t बराबर यहाँ पर 2 पाई रूट अंडर l बटा g। यह आपका टाइम पीरियड का सूत्र आ गया, यानी प्रूव। कोई डाउट यहाँ तक बताइए, कोई प्रकार की डाउट? अगर नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं, यानी चेंज इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।